देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा की तकनीकें। दोस्तों, एक व्यक्ति को हम किन किन तकनीकों से, किस टाइप से हम एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर खिलाड़ी है तो उसे हम किस टाइप से प्रेरित कर सकते हैं, व्यक्ति को किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं जिससे वो कार्य में सफल हो सके, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सकारात्मक खेल वातावरण। दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या है, खिलाड़ी के विषय में है। हम हमेशा खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, सकारात्मक खेल वातावरण, अगर जो खिलाड़ी है वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो जीतने के लिए क्या जरूरी है, जो खेल वातावरण है वो उसका सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मैदान है वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जैसे कि खेल में आवश्यकता होती है एक मैदान की, वैसा मैदान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। गंदगी में हम नहीं रह सकते, स्वच्छता होनी चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए। और दोस्तों जो पानी की सुविधा है वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए जिससे कि जो खिलाड़ी है उसके अंदर कैसे पॉजिटिव विचार आते हैं, ठीक है दोस्तों। मौखिक प्रोत्साहन टिप्पणियां। दोस्तों मौखिक प्रोत्साहन टिप्पणियां क्या होती हैं, मौखिक रूप से प्रोत्साहन करना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति है उसे क्या किया जाता है, मौखिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ, जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको मौखिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और कभी कभार जो खेल में क्या करते हैं, प्रतियोगिता के दौरान जो खिलाड़ी होता है, अगर उसे सही टाइम पर मौखिक रूप से प्रोत्साहित किया जाए तो वो खेल को जीत भी जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लीजिए जैसे कि क्रिकेट का गेम चल रहा है, खेल चल रहा है क्रिकेट का, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जो दर्शक होते हैं वो बैठे रहते हैं, और जो दर्शक होते हैं जब कोई अच्छा शॉट मारना होता है खिलाड़ी को, या फिर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो जो दर्शक गण होते हैं वो उसे प्रोत्साहित करने के लिए जोर जोर से उसका नाम उसका पुकारते हैं, ठीक है दोस्तों, और कहते हैं कि तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, इस प्रकार से। तो यह मौखिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है उसे। या फिर जैसे कि अभी मैं आपको कहूं, जैसे कि आप 12th क्लास में हैं, अभी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो मैं आपको कहूं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अगर मैं आपको ऐसे कहूं, ठीक है, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, तुम भी तो एक इंसान हो, तुम भी तो कर सकते हो, जैसे सब कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम मेहनत कर सकते हो, अभी समय गया नहीं है, तुम भी कर सकते हो। तो ये क्या है, मौखिक रूप से मैंने आपको प्रोत्साहित किया है। और दोस्तों मैंने सच्ची में आपको प्रोत्साहित किया है मौखिक रूप से। तो अभी भी मेहनत है, मैं सच्ची में कह रही हूं कि अभी भी मेहनत है, जितना भी समय बचा है आप अभी भी मेहनत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये मौखिक रूप से प्रोत्साहित करना हुआ, ठीक है। दर्शक, दोस्तों जो खिलाड़ी है, अगर खेल प्रतियोगिता में दर्शक गण कम आए हैं तो इससे क्या होता है, खिलाड़ी का क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है वो। ऐसा बहुत बार होता है कि दर्शक कम आए हैं, देखने वाले कम हैं, तो इससे क्या होता है, खिलाड़ी को लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है दर्शक गणों के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगर दर्शक गण बहुत सारे हैं और उसे मोटिवेट करते हैं तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होता है, वो प्रेरित होता है कि वह जितने फैन बैठे हैं प्रतियोगिता के दौरान, तो उन सबको दिखाए कि हाँ वो भी जीत सकता है, वो उनके लिए जीतेगा, ठीक है दोस्तों, ये भी होता है। अगला, प्रशंसा या निंदा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की सही समय पे प्रशंसा की जाए और सही समय पे निंदा की जाए, निंदा मतलब उसकी कमियां बताई जाए और उसकी अच्छाइयां बताई जाए, तो पता चल जाएगा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो प्रेरित होगा इस चीज से। हम सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए तो वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, हम ये सोचते हैं ना, परंतु ये गलत है। अगर प्रशंसा सही तरीके से की जाए, मतलब कि जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए उतनी की जाए, उससे ज्यादा ना की जाए, तो जो व्यक्ति है वो प्रेरित होता है, ठीक है दोस्तों। और उसकी जो गलती है वो सही समय बताई जाए उसे, जिससे कि वो सुधार कर सके उन गलतियों का, तो इससे क्या होता है, वो भी प्रेरित होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रशंसा या निंदा, जैसे कि अब देख लीजिए एक टीचर है, अगर कोई जो बच्चा है वो कार्य करना सीख रहा है, तो मान लीजिए कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो क्या है, वो ABCD लिखना स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए कि वो लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी टीचर उसे कहता है हाँ बेटा तुम कर सकते हो, हाँ बच्चा तुम कर सकते हो,
ऐसे मोटिवेट कर रहा है, वो उसे प्रशंसा कर रहा है, हाँ तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो और भी अच्छा कर सकते हो, इस टाइप से बोला जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसे प्रेरित किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करके। ठीक है दोस्तों, उसकी तारीफ करके उसे प्रेरित किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्या है, वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज्यादा होता है कि हाँ मैं तो सब कुछ कर लूंगा, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं, वही सोचते हैं हाँ क्या है, एग्जाम में तो देना है, मैं तो कर लूंगा, मैं आज तक मैं इतना अच्छा करता है, अब क्यों नहीं कर सकता मैं, ऐसा होता है ना। तो उस बच्चे को अगर कोई सही टीचर है, सही मायने में कोई एक अच्छा टीचर है, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति, उस बच्चे को टोकता है, उस बच्चे को बुलाकर बोलता है कि तुम अब ज्यादा हवा में उड़ने लग गए हो, तुम अब अपनी जो गलतियां उसे नहीं देख रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, तुम्हारी ये कमियां हैं तो इन्हें सुधारो। इस प्रकार से उसे संकेत देता है कि तुम ज्यादा हवा में उड़ने लग गए हो, ज्यादा ही अपने बारे में कॉन्फिडेंस लेवल तुमने ज्यादा ही बढ़ा लिया अपना। तो इस प्रकार से प्रशंसा या निंदा करके भी एक व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अगला है पुरस्कार। दोस्तों ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो भी व्यक्ति होता है, उसके कार्य के लिए उसे अगर पुरस्कार दिया जाए तो इससे वो प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए वो क्या करता है, और मेहनत करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि और जो दर्शक गण होते हैं और भी जो उन्हें देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ उसने ये चीज पुरस्कार हासिल किया तो मैं भी करूं, ऐसी मन में आशा थी। तो इससे जो व्यक्ति है वो भी प्रेरित होता है और जिसके आसपास वाले हैं वो भी अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब मान लीजिए एनुअल डे पे आपको पुरस्कार मिलता है, किसी बच्चे को पुरस्कार मिलता है, तो दर्शकगण जो बैठे हुए जो स्टूडेंट्स है वो देखते हैं कि उसे फर्स्ट प्राइज मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड मिला, उसे प्राइज मिला है, तो मैं भी उस प्राइज को लूं एक दिन। तो वो मेहनत करना शुरू कर सकते हैं और जो बच्चा उस प्राइज को ले रहा है वो और भी जोरों शोरों से अगले जो साल होगा, अगली क्लास में और भी मेहनत करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है सकारात्मक अभिव्यक्ति। खिलाड़ी को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करना, वह अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, जिससे कि क्या होता है, वह स्वयं क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर कोई उसे कहे कि तुम भी ये चीज कर सकते हो, इससे वो प्रेरित होता है, सकारात्मक विचारों के कारण भी वो प्रेरित होता है। लक्ष्य निर्धारण, दोस्तों ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है तो इससे क्या होता है, वह प्रेरित होता है, उस लक्ष्य को हमेशा याद रहेगा उसे कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये चीज पानी है, तो इससे क्या होता है, वह हमेशा प्रेरित रहता है कार्य को करने के लिए। संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में हो। फ्रेंड्स, जो संतुलित आहार होते हैं वो एक इस प्रकार के आहार होते हैं जिसमें कि सभी पोषक तत्व, जितने पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा और उचित अनुपात में हो तथा शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और जो शरीर की जो दैनिक आवश्यकताएं, यानी कि जो रोजाना काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, उसकी पूर्ति करें, उसे कहते हैं संतुलित आहार। सूक्ष्म पोषक तत्व, वो तो हमने वृहत पोषक तत्व देखा था, यह है सूक्ष्म पोषक तत्व, और इसका जो दूसरा नाम है वह है माइक्रो। फ्रेंड्स, सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटा सा और उसका वृहत में बड़ा, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषण तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। आवश्यकता क्या पड़ती है? कम मात्रा में पड़ती है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, परंतु यह शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में इनकी जो मात्रा है वो बेशक से कम पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में, पर अगर ये नहीं होंगे तो हमारा शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके अंदर आते हैं खनिज तत्व। जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर आते हैं खनिज तत्व। खनिज लवण हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु स्वस्थ दांतों, अस्थियों व मांसपेशियों के निर्माण के लिए इन तत्वों की जरूरत होती है। जो खनिज लवण है हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं प्रदान करते, हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, पर
स्वस्थ दांतों के लिए, अस्थियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए जो खनिज तत्व है बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं खनिज तत्व। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज यानी कि मैक्रो खनिज। आप देखिए, अधिक से मैक्रो याद रखिएगा और जो कम से याद रखिए, जो कम होते हैं उसका होता है माइक्रो। तो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज मैक्रो खनिज। इसमें आता है सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम दांतों व हड्डियों का निर्माण करता है फ्रेंड्स। आप सभी को पता ही होगा, जो हमारे दांत होते हैं उसकी मजबूती के लिए जो कैल्शियम हम बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है फ्रेंड्स, वह उन्हें मजबूती प्रदान करता है। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। जो कैल्शियम होते हैं वह रक्त का थक्का क्या होता है फ्रेंड्स? जो रक्त हमारा, आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो जो खून निकलता है, रक्त खून, जब खून निकल जाता है तो वह थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वो खून वहीं पर जम जाता है, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके जमाने में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा योगदान देता है। यह दूध या दूध से बने पदार्थ, जो कैल्शियम के जो स्रोत हैं, कहाँ से मिलता है कैल्शियम? दूध या दूध से बने पदार्थ में कैल्शियम होता है फ्रेंड्स। और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, अंडे तथा अनाज में पाया जाता है फ्रेंड्स। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है फ्रेंड्स। आपको इसका नाम याद रखना है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है मैग्नीशियम। देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम यह शरीर की कोशिकाओं के रख रखाव तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। जो मैग्नीशियम है यह शरीर की कोशिकाओं के रख रखाव में, और इसकी अगर टूट फूट हो जाती है कोशिकाओं में तो उसकी मरम्मत में मैग्नीशियम के द्वारा ही की जा सकती है। यह साबुत अनाज में मिलता है, ब्राउन राइस में, मीट में और फलियों में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब फास्फोरस है नेक्स्ट। यह अस्थियों तथा दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी कैल्शियम की तरह अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त जो यह मांसपेशियों तथा तंत्र की क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, मांसपेशियों और तंत्र की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखता है। यह मछली, दूध, चावल तथा अंडे इत्यादि में पाया जाता है। मछली में पाया जाता है, दूध में, चावल में, अंडे में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सोडियम। यह कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखने तथा मांसपेशीय क्रियाओं में सहायक है। कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखता है यह, और मांसपेशीय क्रियाओं में सहायक होता है। साधारण नमक में मिलता है यह, और अचार व मक्खन में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पोटेशियम। यह भी कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यह भी सोडियम की तरह कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त यह स्नायु तंत्र को स्वस्थ व सक्रिय रखता है। जो स्नायु तंत्र होता है हमारा, उसको स्वस्थ व सक्रिय बनाए रखता है। यह खट्टे फलों, केला, हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, मूंगफली आदि में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सल्फर गंधक। फ्रेंड्स, आपको ये जो लिखे हुए हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। आप यही लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सल्फर गंधक यह मस्तिष्क, नाखूनों और बालों के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ये नाखूनों का निर्माण करता है, मस्तिष्क और बालों के निर्माण के लिए सल्फर गंधक की आवश्यकता होती है। यह अंडों, पालक, मूली, दालों, बंद गोभी आदि में पाया जाता है फ्रेंड्स, अब ये पहले तो हमने पढ़ा था ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। अब पढ़ेंगे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज यानी कि माइक्रो खनिज। इसमें सबसे पहले आता है लोहा। शरीर के लिए लोहा कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, यह यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे, पालक में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे, पालक में पाया जाता है। आयोडीन यह चुलिका ग्रंथि है फ्रेंड्स। जो चुलिका ग्रंथि है, यह चुलिका ग्रंथि है जिसे गल ग्रंथि भी कहा जाता है। थायरोक्सिन ग्लैंड यह आयोडीन की वजह से ही बनता है। इस ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह खनिज थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। जो आयोडीन है इसी की वजह से हमारे शरीर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। आयोडीन के अभाव यानी आयोडीन की कमी में के कारण घेंगा रोग होता है। फ्रेंड्स, आपको इसका नाम याद रखना है, घेंगा रोग तथा मानसिक
दुर्बलता हो सकती है। यह आयोडीन युक्त नमक, खाली नमक नहीं है जिसमें आयोडीन भी हो, आयोडीन युक्त नमक मछली व समुद्री भोजन में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्रोमियम, यह इंसुलिन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। फ्रेंड्स, इंसुलिन, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन सही प्रकार से नहीं है, अगर उसमें बैलेंस नहीं है, तो जो हमारे शरीर में शुगर होने की संभावना अधिक होती है। फ्रेंड्स, इसकी कमी की वजह से मधुमेह रोग हो सकता है। देख लीजिए आप यहाँ पर, डायबिटीज जो शुगर होता है, मधुमेह भी बोलते हैं इसे, उसके रोग होने की संभावना होती है। यह बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, काले चने, गाजर, टमाटर आदि में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इनके नाम आप याद रखिएगा। अब ये नेक्स्ट है तांबा। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, फ्रेंड्स, खून बनाने के लिए हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसी के लिए कहते हैं अगर किसी के शरीर में तांबे की कमी है तो उसके शरीर में खून की कमी होती ही है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे, दालों में मिलता है। यदि शरीर में तांबे की कमी आ जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। फ्रेंड्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है अगर तांबे में कमी होती है तो, शरीर के तांबे में कमी होती है तो। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह होती है फ्रेंड्स, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम जल्दी से ठीक नहीं हो पाते, हम अपने रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। नेक्स्ट है कोबाल्ट। यह रक्तहीनता से बचाव करता है। जो कोबाल्ट है, रक्तहीनता, जो एनीमिया होता है, उसे बचाव करता है और हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध व मीट में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिंक। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके मदद से, जिंक की मदद से जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, बढ़ती है, तथा कोशिकाओं के संचार में भी ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोशिकाओं में संचार के लिए जो जैसे ट्रांसफर का कार्य करता है, यह भुने काजू, खरबूजे, मूंगफली में चॉकलेट, जैसे चॉकलेट वाली मूंगफली आती है उसमें जिंक की मात्रा अत्यधिक होती है।